पंजाब में तैनात ना किया जाए, इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह तौर पे अपने पास लिख लें। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट चल रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर 40% नशिस्तें खाली हैं। ये नशिस्तें अगर आप दोबारा अभी फिल करना चाहते हैं, आपको 17 से 20 अरब रुपया चाहिए। आपकी पंजाब की असेंबली डिसॉल्व्ड है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व्ड है। ये पूरा सेटअप नया क्रिएट करने के लिए आप अभी 45-50 अरब रुपया खर्च करें या 3 महीने बाद नेशनल असेंबली तोड़ें और फिर दोबारा इतने पैसे खर्चें 60% नशिस्तों के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त 65% नशिस्तें खाली है हमारे ऐवानों में। 35% नशिस्तें बनाने के लिए दोबारा इंतखाबात होना नामुमकिन है। इसलिए मैं जुडिशरी से कहता हूं, अपना किरदार अदा करें। ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो खत्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, आज पाकिस्तान में हर चीज जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हो आया है, जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई है। हमारे एक नाअहल वजीर आजम और उसकी काबीना को मुसल्लत किया गया है। कल से 24 घंटे से बिजली बंद है। वो जो पावर मिनिस्टर है दस्तगीर खान, वो बैठा हुआ कभी एक दुकान में पाए खा रहा है, कभी किसी दूसरी दुकान में पाए खा रहा है। हमारे दौर में जब ये बिजली गई थी, टू बी फेयर विद उमर अयूब, 10 घंटे वो ऑपरेशन रूम में रहा। एक उसने रात को सोया नहीं जब तक बिजली बहाल नहीं हुई। और यहाँ पे मिनिस्टर साहब हैं, वो कभी एक दुकान पे जाके पाए खा रहे हैं, कभी दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है उसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो माफियाज का सेटअप है। इन माफियाज को जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहा है और पॉलिटिकल मेल्टडाउन हो चुका है। जिन असेंबलियों में 65% लोग ही नहीं है, अगर असेंबलियों में, तो पाकिस्तान में इस वक्त आईनी सेटअप तो नहीं चल रहा। हम कहते हैं आइन को बहाल किया जाए, एक ऐसी हुकूमतें बनाई जाएं जिसके ऊपर तमाम को एतबार हो और मुल्क को नेशनल इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए, जो कि वाहिद हल है इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का। और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई, आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा कल। आप जो लोग इस वक्त ताकतवर हैं, ताकत सदा नहीं रहती, ताकत तो आनी जानी है, लेकिन ये बाद में गले पड़ जाती हैं चीजें। आप आज जो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी और ये दोनों गवर्नर भी, ये अपने आप को पाकिस्तान के आइन से बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और हमें जब भी मौका मिला, इनके गले जो हैं उनमें वही रस्से फिट आएंगे जो हमारे आइन ने प्रोवाइड किए। और ये खतरनाक गेम कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप एक ऐसे ईंधन बना रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई में जो आपकी सिर्फ 4-6 लोगों के मफादात के ऊपर मबनी है। फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ बढ़े, ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने बताया, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और चेयरमैन इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि मोहसिन नकवी साहब को तो खैर हम इंशाअल्लाह ताला अदालत में जाके इनके खिलाफ सबूत भी देंगे, इनकी जानिबदारी का और इनकी करप्शन का। जो शख्स भी कायम मुकाम सेटअप का हिस्सा बनता है, चाहे वो सरकारी अफसर हो
یا وہ کوئی شخص ہو جسے اپوائنٹ کیا گیا، اس نے حلف اٹھایا ہے غیر جانبداری کا، اور اگر وہ اس حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو پہلا کام کرے گی اقتدار میں آتے ساتھ کہ ان لوگوں کو جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن یعنی جمہوری عمل کے اندر مداخلت کریں گے، لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پردہ یا پس پردہ، تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے گا اور سیڈیشن کے چارجز لگائے جائیں گے، غداری کا مقدمہ بنایا جائے گا، اور ہم تب تک اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے جب تک ان لوگوں کی مثال نہ بنا دی جائے، تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی ہمت نہ کر سکے کہ عوام کا مینڈیٹ یعنی کہ جو عوام کا مقدس فریضہ ہے ووٹ دینا، اس کے اندر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوئے گی کہ اس پہ وہ اثر انداز ہو سکے۔ تو یہ آج ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ ہے پاکستان کے کروڑوں ووٹر سے اور تمام لوگ جو قائم مقام حکومت کا حصہ بنیں گے یا بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اور یہ ایک بڑی نازک ذمہ داری ہے جو آپ سنبھالنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس میں جانبداری دکھائی یا کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو پھر قانون اور آئین جو سزا دیتا ہے وہ شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، لیکن ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم وہ سزا دلوا کے رہیں گے۔ دوسری چیز، پاکستان آج ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، اس میں سب کو پتہ ہے۔ کل جو کھیل کھیلا گیا پاکستان میں کہ رات کے ٹائم جب بجلی کا لوڈ کم ہو جاتا ہے تو بہت سارے پاور پلانٹس آئیڈل پہ چلتے ہیں، وہ آئیڈل پہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ وولٹیج اور فریکوینسی ڈراپ نہ ہو۔ خرم دستگیر صاحب کے حکم پہ ان پلانٹس کو بند کیا گیا اور پورے پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو دیا گیا، کیونکہ جب دوبارہ چلانے کا ٹائم آیا، جب وہ پلانٹس کو بند کیا گیا، وولٹیج اور فریکوینسی گر گئی، اور دوبارہ جب اس کو ریوائیو کیا گیا تو ریوائیو کرنے کے اندر 24 گھنٹے لگ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اربوں ڈالر کا نقصان ایک دن میں پاکستان کو ہوا وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا۔ کوئی منسٹر ان کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف یہ فیتے کاٹتے ہیں، بیرونی دورے کرتے ہیں۔ نان فنکشنل رجیم پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے، بدنام ترین ڈاکو اور لٹیرے اور نالائق ترین لوگ جو ہیں ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ آج 9000 کنٹینر کراچی کی بندرگاہوں پہ کھڑے ہیں، پاکستان کی تمام سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کر دیا گیا۔ ڈالر ہی نہیں ہے ملک کے پاس کہ ان 9000 کنٹینروں کو ریلیز کیا جا سکے، یہ جو پرائیویٹ امپورٹرز نے منگائے ہیں۔ ڈیمریج اور ڈیٹینشن علیحدہ پڑ رہی ہے اور پوری معیشت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کبھی جنگی حالات میں، وبا کے حالات میں بھی کبھی اتنے برے حالات نہیں آئے جو ان سنگ دل لوگوں نے پیدا کر دی ہیں۔ تو اس وقت ہم الیکشن کے قریب کھڑے ہیں اور گورنر پنجاب نے پہلے بھی آئین شکنی کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ الیکشن کی تاریخ کا ہم بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے، اور اگر انہوں نے یہ الیکشن کی تاریخ نہ دی تو یہ دوبارہ آئین شکنی کریں گے، اور میں بلیغ الرحمان صاحب کو دوبارہ یہ بتاؤں گا کہ اگر انہوں نے آئین شکنی کی اور آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ بنا تو ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے کسی نے تحریک نہیں چلانی۔ نون لیگ کا کوئی شخص باہر نہیں نکلے گا آپ کے لیے، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ یہ جو 3 مہینے کی صرف ایک ہجکی رہ گئی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا چاروں صوبوں میں اور وفاق کے اندر ایک زبردست اقتدار، اور نہ صرف اقتدار بلکہ یہ عوام کا اقتدار جو ہے وہ آئے گا، جس کے ذریعے پاکستان کو اس کے پیروں پہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب یہ فرمائے گا کہ پنجاب اور KPK کے اندر جو بلدیاتی انتخابات 90 روز کے اندر کروانے ہیں، گورنر پنجاب نے کب تک یہ تاریخ دینی تھی اور کب تک دے سکتے ہیں؟ آپ کب عدالت سے رجوع کریں گے؟ دیکھیے، آرٹیکل 105 کے مطابق گورنر نے جب اسمبلی ڈیزالو کی ہے اسی وقت تاریخ دے دینی تھی الیکشنوں کی، لیکن نہ KP کے گورنر نے اور پنجاب کے گورنر دونوں نے یہ نہیں کیا۔ ہم عدالت میں جا رہے ہیں کل، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور حماد صاحب نے بتایا، یہ سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور دونوں گورنر جو ہیں وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ تاریخ نہ دیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے خلاف سپریم کورٹ رجسٹری پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں؟ جی جا رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ دائر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ علیحدہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے خلاف۔ اور محسن نقوی کو ہم نے تو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام میں نہ آئیں،
पाकिस्तान में मीडिया ओनर्स को ये जो नया रवाज पड़ गया है कि मीडिया ओनर्स ने पाकिस्तान में निगरान हुकूमतें बनानी और एक ब्लैकमेलिंग ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, ये मैं समझता हूँ बड़ा कंडेमेबल है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी को इसको जो है वो कंडेम करना चाहिए। और ये जो मीडिया मालकान ने एक ब्लैकमेलिंग का एक पूरा जरिया बना लिया है अपने मीडिया के ग्रुप्स को, उसको ख़त्म होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि आप हर जब आपको पता था कि तमाम इदारे जो हैं वो आपके खिलाफ हैं और आपने अगर ड्यूटी तोड़ी तो आपके साथ यही होना था, ये सब पता था, फिर आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या सोच के लिया? अवाम का सोच के, क्योंकि देखिए तहरीके इंसाफ कमज़ोर दिल लोगों की तो पार्टी ही नहीं ना इमरान खान के साथ कोई रिस्क फ्री पॉलिटिक्स हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें पता थी और ये सारी चीज़ें हमें अब भी पता है। हमें पता है कि ये क्या सोच रहे हैं, ये जो माइनस इमरान खान को रात को ख्याल आ जाता है, फिर ये कि फलाने को भी जेल डाल देंगे, फलाने को भी जेल डाल देंगे। सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिसने जेलों में डालना है वो डाल दे, बाद में हम भी देख लेंगे। ये तो फिर तो जोर ज़बरदस्ती वाली बात है ना, फिर बाद में देख लेंगे। इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। मुल्क के हमारे पास बड़ी मिसालें हैं। 70 में आपने मुजीबुर रहमान और ये मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ यही सलूक किया। 71 में आपको पाकिस्तान अलहदा होता हुआ नजर आया। आपने बलूचिस्तान में आग लगा दी, आपने खैबर पख्तूनख्वा में आग लगा दी। ये इमरान खान ही सिर्फ पाकिस्तान की यकजहती को इस वक्त अलामत है। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान इस वक्त एक फेडरल स्टेट है, क्योंकि वो एक फेडरल पार्टी का लीडर है। और हमने कभी बातें इस तरह की नहीं की है। आइन और कानून के मुताबिक चलें, हमें भी आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। फवाद साहब ये बताइए, जो आपने अभी टू फ्रंट स्ट्रेटेजी अपनाई है, एक एहतजाज की और दूसरा कानूनी जंग अडॉप्ट करने की, इन दोनों में से आपको रिजल्ट ओरिएंटेड कौन सी लग रही है? दोनों रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी और इंशाल्लाह ताला देखें ना, इतना ब्लैटेंट वायलेशन है यहाँ पे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाया गया है, उसका वॉलंटरी रिटर्न तो आप सबके सामने है। तो जब एक बंदा दोबारा पटवारी नहीं लग सकता वॉलंटरी रिटर्न करके, तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे लग सकता है? तो हमें उम्मीद है कि अदालत इस पर ख्याल करेगी और अपना वकार जो है वो कम अज़ कम इसमें बहाल ये करेगी। बताएं कि स्पीकर की जानब से आपके आज मजीद अरकान में इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। आप जिन अरकान के आप इस्तीफे ना मंजूर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं और स्पीकर के पास भी गए हैं, क्या उन अरकान के भी अब इस्तीफे मंजूर करवाए जाएंगे, वो वापस असम्बली में जाएंगे और अपोजिशन लीडर का होता देखिए, हमने बड़े महदूद लोगों के, ये तो एक सिर्फ 40 लोगों के इस्तीफे जो है हमने कहा कि हम नहीं देते, ताकि राजा रियाज जो एक तोता है इस वक्त जिसमें शहबाज शरीफ की जान है, हम उस तोते की गर्दन पकड़ सकें। इस वक्त शहबाज शरीफ के पास 172 लोग असम्बली में नहीं रह गए। प्रेसिडेंट उन्हें एतमाद के वोट का कहता है तो उनकी डिपेंडेंस हमारे लोटों पर है कि लोटे जो हैं आके उसको वोट दें और वो प्राइम मिनिस्टर रह जाए। अब ये लोटों को बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान में 127 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए हैं, सिर्फ 19 लोटों को बचाने के लिए। लिहाजा इसको जो है वो हमने जो है वो करना था और महदूद तादाद में थे। हमें कोई इस असम्बली में जाने का शौक नहीं है। थैंक यू। फवाद भाई सिर्फ 2 मिनट, हम आप यहाँ साइड पे साइड। हाँ साइड पे आ। किधर गया? यार खूबसूरत लड़का है।